नमस्कार दोस्तों, केडी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दी राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992। ये एक्ट का नाम है और आने वाली एपीओ की वैकेंसी के लिए ये महत्वपूर्ण एक्ट है। छोटा सा एक्ट है, राजस्थान का लोकल एक्ट है, माइनर है। देखेंगे इसको तो जैसा कि इसके टाइटल जो एक्ट का नाम है उससे ही पता चलता है, उससे ही इसका उद्देश्य ऑब्जेक्ट क्लियर होता है कि जो सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित होती हैं राजस्थान में, उनमें जो अनुचित साधनों की रोकथाम, मतलब स्टूडेंट्स, बहुत सारे मुन्ना भाई होते हैं, वो नकल करने के तरह तरह के तरीके से वो नकल करते हैं, तो उन या फिर प्रश्न पत्र आउट हो जाता है उनके लिए। तो ऐसा नहीं हो, उनको रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। 1992 के वर्ष का एक्ट नंबर ये 27 है। 1992 के वर्ष का एक्ट नंबर कौन सा है? 27 नंबर का एक्ट है। और 8 नवंबर 1992 को इस पर राज्यपाल जो महोदय हैं, राजस्थान का लोकल एक्ट है, 8 नवंबर 1992 को राजस्थान के राज्यपाल महोदय के सिग्नेचर इस पर हो गए थे। आगे देखेंगे, एन एक्ट टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन पेपर लीकेज ना हो, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए। एंड यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, और अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए। एट पब्लिक एग्जाम्स, किसमें? पब्लिक एग्जाम में। एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एंड इंसिडेंशियल देयर टू। सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्र प्रकट ना हो और अनुचित साधनों का उपयोग ना हो, उनको रोकने के लिए और उनसे कनेक्टेड और उनसे इंसिडेंशियल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रोविजन करने के लिए यह अधिनियम, यह एक्ट बनाया गया है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया इस एक्ट का। अगर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका ऑब्जेक्ट है, कौन सा इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसका आंसर यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सार्वजनिक परीक्षाएं, कौन कौन सी परीक्षाएं सार्वजनिक परीक्षाएं हैं। सबसे पहले हमें यही समझना है कि कौन कौन सी परीक्षाएं सार्वजनिक परीक्षाएं हैं, ताकि हम इस एक्ट को अच्छे से रीड कर सकें, स्टडी कर सकें। तो सार्वजनिक परीक्षाएं, सबसे पहले डेफिनेशन पे आइए। सेक्शन नंबर 2, धारा नंबर 2, परिभाषाएं। इसमें देखो 3 डेफिनेशन दी गई हैं। परीक्षा केंद्र, एग्जामिनेशन सेंटर की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट, सार्वजनिक परीक्षा की डेफिनेशन दी गई है। पब्लिक एग्जामिनेशन, सार्वजनिक परीक्षा की डेफिनेशन दी गई है। और नेक्स्ट, थर्ड जो डेफिनेशन है वो है अनफेयर मीन्स, अनुचित साधन की डेफिनेशन दी गई है। तो सार्वजनिक परीक्षा की डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे। सार्वजनिक परीक्षा की डेफिनेशन देखेंगे, पब्लिक एग्जामिनेशन मीन्स एनी ऑफ द एग्जामिनेशन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। जो अनुसूची में बताई गई है वो परीक्षा। तो ये रेफर करती है आपको, ये डेफिनेशन आपको रेफर करती है कि आप चले जाइए कहाँ पर?
अनुसूची में। अब क्वेश्चन आया है, आप पूछोगे सर अनुसूची कहाँ है, तो इस एक्ट में ही एक अनुसूची लास्ट में दी गई है। इस एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 8 हैं, 8 धाराएं हैं, और उसके नीचे जब आप जाते हैं तो एक अनुसूची आपको मिलती है, अनुसूची द शेड्यूल। उसमें देखिए आपको रेफर किया गया है कि कौन कौन सी एग्जामिनेशन आती हैं। नंबर 1, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के अधीन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर राजस्थान अंडर द राजस्थान सेकेंडरी एग्जामिनेशन एक्ट 1957। तो पहली सार्वजनिक परीक्षा कौन सी हुई? आरबीएससी की एग्ज़ाम, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्ज़ाम, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के तहत होती है। नंबर 2 देखेंगे, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो जितने भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि भारत में हैं, भारत में स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा, लेकिन वो एग्ज़ाम राजस्थान में कंडक्ट हो रही है, चाहे सेंट्रल में वो आउट ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, लेकिन अगर एग्ज़ाम राजस्थान में कंडक्ट हो रही है तो ऐसी भी कोई एग्ज़ाम है वो भी सार्वजनिक परीक्षा की कैटेगरी में ही काउंट होगी। नेक्स्ट 3rd देखेंगे आप, राजस्थान लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आरपीएससी के एग्ज़ाम और यूपीएससी के एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट होते हैं वो भी सार्वजनिक परीक्षाओं की कैटेगरी में होते हैं। नेक्स्ट 4th देखेंगे, राज्य में किसी स्वशासित कॉलेज द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी ऑटोनोमस कॉलेज, ऑटोनोमस कॉलेज स्वशासित कॉलेज इन द स्टेट। राज्य में कोई भी ऑटोनोमस बॉडी है, कॉलेज है, उस के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है वो भी पब्लिक एग्जामिनेशन होती है। नेक्स्ट देखेंगे 5, रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर द्वारा कंडक्ट कराई गई कोई भी जो परीक्षा है वो भी सार्वजनिक परीक्षा होती है। नेक्स्ट 6 देखेंगे, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट की कोई भी एग्जामिनेशन जो राजस्थान हाई कोर्ट कंडक्ट करवाता है वो, ये 6 यहाँ पर कैटेगरी दी गई हैं आपको। आरबीएससी का एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, आरपीएससी और यूपीएससी का एग्ज़ाम, ऑटोनोमस कॉलेज का एग्ज़ाम, रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर का एग्ज़ाम और राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा कंडक्ट। इन 6 इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले जो एग्ज़ाम हैं वो पब्लिक एग्ज़ाम होते हैं। तो ये क्लियर हो चुका है हमारे सामने कि ये एक्ट किस तरह की परीक्षाओं के ऊपर लागू होता है। सार्वजनिक परीक्षा का मतलब हम समझ चुके हैं। अब आप आइए सेक्शन नंबर 1। सेक्शन 1 देखेंगे, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। फर्स्ट क्लॉज देखेंगे, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। इस अधिनियम का नाम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 है। तो ये तय है कि ये अधिनियम जो है इसका संक्षिप्त नाम, क्वेश्चन आता है कि अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, तो अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 होगा। और इसकी एक्सटेंशन देखेंगे, सेकंड क्लॉज, इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ द स्टेट ऑफ
राजस्थान। इसका जो प्रसार है वो संपूर्ण राजस्थान में होगा, यह पूरे राजस्थान में एप्लीकेबल होगा। और थर्ड क्लॉज देखेंगे, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यह तुरंत लागू होगा, एप्लीकेबिलिटी यह तुरंत लागू हो जाएगा। सेकंड डेफिनेशन क्लॉज पे आएंगे, सेकंड नंबर सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस। एग्जामिनेशन सेंटर की डेफिनेशन ए में दी गई है, मीन्स एग्जामिनेशन सेंटर मीन्स एनी प्लेस फिक्स फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन एंड इंक्लूड्स द एंटायर प्रीमाइसेस अटैच्ड देयरटू। सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए नियत मीन्स निर्धारित, नियत का अर्थ है निर्धारित, कोई भी स्थान और उससे संलग्न संपूर्ण परिसर इसमें आता है। तो परीक्षा केंद्र की डेफिनेशन क्या कह रही है कि सार्वजनिक परीक्षा जो आयोजित की जाने वाली हैं उनके लिए निर्धारित जो भी स्थान है एग्जामिनेशन सेंटर, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि वो एग्जामिनेशन सेंटर में रूम ही आता है, वहाँ पर जो भी प्रमाइसेस है उससे संलग्न, देखो इंक्लूड्स द एंटायर प्रमाइसेस, ये आप वर्ड पढ़ेंगे, ये लाइन पढ़ेंगे, इंक्लूड्स द एंटायर प्रमाइसेस, उससे संलग्न संपूर्ण परिसर। किससे संलग्न? सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के लिए निर्धारित स्थान और उससे संलग्न परिसर, ये भी यहां पर आता है, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। नेक्स्ट, सार्वजनिक परीक्षा हम क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी। सी डेफिनेशन है अनफेयर मीन्स। अनुचित साधन से क्या मतलब होगा, क्या अभिप्राय होगा? अनफेयर मीन्स इन रिलेशन टू एन एग्जामिनेशन while answering question in a public examination means the unauthorized help, underline कर लीजिए, unauthorized help from any person or from any material written, recorded or printed in any form whatsoever, the use of any unauthorized telephonic, wireless or electronic or other instrument or gadget। देखेंगे, किसी परीक्षा के संबंध में अनुचित साधन से किसी सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देते समय, सबसे पहली बात तो आप तोड़ तोड़कर इस डेफिनेशन को समझेंगे। किसी सार्वजनिक परीक्षा में आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, कहने का मतलब आप एग्जामिनेशन में बैठे हैं और ऐसे समय पर किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की लिखित, अभिलिखित, मुद्रित सामग्री किसी भी रूप में अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी भी अप्राधिकृत दूरभाषित, बेतार या इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य उपकरण या यंत्र का उपयोग अभिप्रेत है। तो अनुचित साधन की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? पहली चीज तो आप किसी सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देते टाइम किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री अगर आप लेते हो तो अनुचित साधन होगा। मुद्रित सामग्री आप लेते हो, प्रिंटेड लेते हो तो भी अनुचित साधन कहलाएगा। या कोई अनऑथराइज आप हेल्प लेते हो या किसी भी अनऑथराइज टेलीफोनिक हेल्प लेते हो, वायरलेस हेल्प लेते हो, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का उपयोग करते हो। आजकल जो नकल करने का तरीका है वो भी स्मार्ट हो चुका है। स्टूडेंट बहुत इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में स्टूडेंट भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नकल करते हैं, तो वो भी यहाँ पर शामिल किया गया है अनुचित साधन की डेफिनेशन में। नेक्स्ट आप सीधे आएंगे तो ये जो सेक्शन 2 है डेफिनेशंस कंफर्म हो चुकी हैं। परीक्षा केंद्र की डेफिनेशन दी गई है, सार्वजनिक परीक्षा की डेफिनेशन दी गई है और अनुचित साधनों की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है।
देखो किसी भी एक्ट को समझने के लिए सबसे पहले आप वहाँ पर जो भी डेफिनेशन, जो भी टर्म उस एक्ट में इस्तेमाल की गई हैं, उनकी डेफिनेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक्ट अच्छे से समझ में आता है। सेक्शन 3 देखेंगे। सेक्शन 3 है प्रोहिबिशन। सेक्शन 3 है प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध। प्रोहिबिट करता है सेक्शन 3, धारा 3 प्रोहिबिट करती है कि नो पर्सन शैल यूज अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा। तो यहां पर सार्वजनिक परीक्षा की डेफिनेशन आपको पता ही है क्या है, और अनुचित साधनों की डेफिनेशन आपको पता ही है क्या है। धारा 3 साफ तौर पर क्लियर मना करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 4 पर आइए। अनऑथराइज्ड पोजेशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि पेपर एग्जाम होने से पहले पेपर आउट हो जाता है, काफ़ी बार हो चुका है राजस्थान में। तो सेक्शन 4 जो है उसी से रिलेवेंट करती है, रिलेट करती है। देखो, प्रश्न पत्र का अप्राधिकृत कब्जा या प्रकटन। नो पर्सन हु इज नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड और permitted by virtue of his duties so to do shall before the time fixed for distribution of question papers to examiners at a public examination। कोई भी व्यक्ति जो ऐसा करने के लिए विधि पूर्व प्राधिकृत नहीं है, कैसा करने के लिए कि उस प्रश्न पत्र पर अपराधिकृत कब्जा वो रखे या उसका वो प्रकटन करे। ऐसा करने के लिए व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो विधि लॉफुली ऑथराइज नहीं है या अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात नहीं है, ना ही उसकी कोई ड्यूटी बनती है, किसी सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र के वितरण के लिए नियत मतलब निर्धारित समय से पूर्व देखेंगे प्रोक्योर और अटेम्प्ट टू प्रोसीजर और possess such question paper or any portion or copy thereof और ऐसा प्रश्न पत्र या उसका कोई भी भाग या प्रति उपाप्त नहीं करेगा। उपाप्त का मतलब है प्राप्त नहीं करेगा या उपाप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा या कब्जे में नहीं लेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि लॉफुली ऑथराइज नहीं है, ना ही उसकी ड्यूटी बनती है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो परीक्षा में प्रश्न पत्र के वितरण से पहले ऐसे प्रश्न पत्र या उसका कोई भी भाग, मान लो 15 पेज या 20 पेज का पूरा क्वेश्चन पेपर है तो उसके 2 पेज या 4 पेज तो वो उसके पार्ट हो जाते हैं, उसका कोई भी भाग या प्रति या उसकी कोई कॉपी प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं करेगा और अपने कब्जे में नहीं लेगा। नेक्स्ट बी देखेंगे। इम्पार्ट और ऑफर टू इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन विच ही नॉज और हैज रीजन टू बिलीव टू बी रिलेटेड टू और derived from or to have a bearing upon such question papers। ऐसी सूचना नहीं देगा या देने का प्रस्ताव नहीं करेगा जिसके ऐसे प्रश्न पत्र से संबंधित प्राप्त या संबंधित होने को वह जानता है या ऐसा विश्वास करने का उसके पास कारण है। तो सेकंड बी वाला जो क्लॉज है वो कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो अनऑथराइज है, लॉफुली ऑथराइज नहीं है,
कि वो कब्जा ले, प्रकट करे, ऐसी कोई सूचना नहीं देगा या देने का प्रस्ताव नहीं करेगा। कैसी सूचना? जो प्रश्न पत्र से संबंधित है, प्राप्त या संबंधित। अच्छा, पर अगर उसके पास ऐसी कोई सूचना है भी जिसे वह जानता है, तो ऐसा विश्वास करने का उसके पास कारण है, तो वह ऐसी सूचना किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो क्वेश्चन जो धारा 4 है, सेक्शन जो 4 है, धारा जो 4 है, वो प्रश्न पत्र पर अपराधिकृत कब्जा और उसके प्रकटन से व्यक्ति को रोकती है। नेक्स्ट सेक्शन 5 पर आएंगे आप। सेक्शन 5 देखिए, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन entrusted with examination work. No person who is entrusted with any work pertaining to public examination shall, except where he is permitted by virtue of his duties so to do, directly or indirectly, divulge of cause to be divulge of make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the wrong work being so entrusted to him. परीक्षा कार्यनस्त। परीक्षा कार्यनस्त का मतलब है जिस ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी है, जो सिस्टम है, व्यक्ति के द्वारा प्रकटन की रोकथाम। कई बार होता है कि जो सिस्टम में लोग बैठे हैं, जिनके ऊपर ही परीक्षा करने की जिम्मेदारी, परीक्षा आयोजित करवाने की जिम्मेदारी है, वो लोग ही अपनी ड्यूटी में लापरवाही करते हैं या फिर कोई मेलाफाइड उनका इंटेंशन होता है, तो वहाँ पर सेक्शन 5 कम टू इन द पिक्चर एप्लीकेबल हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जिस पर सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई भी कार्य न्यस्त किया गया है, न्यस्त का मतलब जिसके ऊपर कोई सार्वजनिक कार्य की जिम्मेदारी उसमें है, परीक्षा आयोजित कराने की जिसके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, सिवाय वहां के जहां उसे ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात किया गया है। कोई भी ऐसा सूचना या उसका भाग जो उक्त कार्य पर इस प्रकार न्यस्त किए जाने के आधार पर उसकी जानकारी में आया है, किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा या प्रकट नहीं करेगा, करवाएगा या बताएगा। तो सेक्शन जो 5 है वो कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर परीक्षा करने की, आयोजित करवाने की जिम्मेदारी है, ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई भी जो जानकारी है किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रकट नहीं करेंगे या प्रकट नहीं करवाएंगे, ठीक है। सेक्शन जो 6 है वो पेनल्टी की बात करती है। देखो, whoever contravenes or attempt to contravene or abet the contravention of the provision of, जो कोई भी निम्न के प्रावधान का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए आप कि धारा 6 के प्रोविजन कहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। जो कोई निम्न के प्रावधान, किसके प्रावधान? धारा 3 के प्रावधान, धारा 4 और धारा 5 के प्रावधान। धारा 3 का उल्लंघन होता है, धारा 4 का उल्लंघन होता है, धारा 5 का उल्लंघन होता है, तो वहाँ पर जो सेक्शन 6 है इन तीनों धाराओं के उल्लंघन पर जो अपराध होते हैं उन अपराधों के लिए अलग अलग प्रकार के दंड का प्रावधान करती है। और उल्लंघन करना, वायोलेट, कंट्रोवेंट करना, अबेट करना, प्रयास करना भी अपराध है। यहाँ पर धारा 3, धारा 4, धारा 5 का अपराध का प्रयास, ठीक है, या दुष्प्रेरण, उकसाना, किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करना, अबेट करना भी यहाँ पर अपराध है। तो धारा 3 का अगर उल्लंघन होता है तो क्या होगा? देखिए, सेक्शन 3 शैल बी पनिशेबल
with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 2,000 rupees or with both। कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 के उल्लंघन करता है या उल्लंघन का प्रयास करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, तो वहां पर उसे 3 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है और जुर्माना भी जो 2,000 रुपये तक का हो सकेगा। 2,000 रुपये तक का क्या हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा या दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर या तो ऐसे व्यक्ति को जो धारा 3 का उल्लंघन करता है, प्रयास करता है, दुष्प्रेरण करता है, ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष तक की सजा और 2,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों, ये प्रावधान यहाँ पर पेनल्टी का प्रावधान सेक्शन 3 के वायलेशन पर किया गया है। सेक्शन 3 आपको पता ही है, अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग ना करेगा और ना करवाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। स्टूडेंट्स मुन्ना भाई होते हैं जो कि अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years and with a fine which may extend to 10,000। धारा 4 या धारा 5 का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, अटेम्प्ट होता है वायलेशन करने का या अबेटमेंट किया जाता है वायलेशन करने के लिए, तो वहां पर ऐसे व्यक्ति को कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, मिनिमम 5 वर्ष की सजा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर मिनिमम 5 इयर्स, लेकिन जो 7 वर्ष और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 7 वर्ष तक के लिए, और जुर्माना जो 10,000 रुपये तक का जुर्माना होगा, दंडनीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर धारा जो 4 है, धारा 5 है, धारा 4 जो है वो प्रश्न पत्र पर अपराधीकृत कब्जा और प्रकटन का अपराध बताती है और धारा 5 जो है वो परीक्षा कार्यनस्त व्यक्ति के द्वारा प्रकटन की रोकथाम बताती है। इस तरह के सार्वजनिक परीक्षाओं के मामलों में ये 3 तरह के ही अपराध होते रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 6A, पनिशमेंट फॉर कमिटिंग थेफ्ट, एक्सटोर्शन और रॉबरी ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। प्रश्न पत्रों की चोरी, उद्धापन या लूट कारित करने के लिए दंड। कई बार होता है कि प्रश्न पत्र एग्जामिनेशन सेंटर पर जा रहे होते हैं, उससे पहले ही उनकी चोरी हो जाती है, उन्हें लूट लिया जाता है ना। जो कोई भी whoever commits theft, extortion or robbery of question papers of any public examination at any time before the examination in such question paper is or shall notwithstanding anything to the contrary contained in the Indian Penal Code 1860 be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years and with fine which shall not be less than 15,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees। जो कोई भी किसी लोक परीक्षा, सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों की चोरी करेगा, उद्धापित करेगा किसी व्यक्ति को या लूट करेगा, ऐसे प्रश्न पत्रों की समाप्त होने से पहले ये अपराध होता है, किसी भी समय करता है। आईपीसी की धारा में किसी बात के एडवर्स होते हुए भी ऐसी अवधि जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी लेकिन जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी। मिनिमम पनिशमेंट है प्रश्न पत्रों की चोरी, उद्धापित करने के लिए और लूट करने के लिए मिनिमम पनिशमेंट 5 वर्ष का है और मैक्सिमम पनिशमेंट
7 वर्ष का है, कारावास से और जुर्माने से जो 15,000 रुपये मिनिमम फाइन है, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 1 लाख रुपीज तक फाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो प्रश्न पत्रों की चोरी, उद्धापन और लूट कारित करने के लिए जो अपराध होता है उसके लिए यहाँ पर पनिशमेंट सेक्शन 6A में बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 7, पेनल्टी फॉर ऑफेंस विद प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट, उपहति हर्ट, कारित करने की तैयारी के साथ अपराध करने के कारण शास्ति। Whoever commits an offense punishable under section 6 having made preparation for causing death of any person or causing hurt to any person or assuring any person or for wrongfully restraining any person or for putting any person in fear of death, of hurt or assault or wrongful restraint shall be punished with imprisonment for a term which may extend of 3 years and shall also be liable to fine which may extend to 5,000 rupees। जो कोई भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या किसी भी व्यक्ति की उपहति कारित करने, पहली चीज मृत्यु कारित करने, दूसरी चीज उपहति कारित करने, या किसी व्यक्ति को हमला करने के लिए या किसी व्यक्ति को सदोष अवरुद्ध करने के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए मृत्यु या उपहति, हमले या सदोष अवरोध का भय पैदा करने के लिए तैयारी करके, यहाँ पर अटेम्प्ट जो यहाँ पर जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को भी पनिशेबल बनाया गया है। सेक्शन 6 के अधीन कोई अपराध करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष मिनिमम होगी, 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और ऐसे जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा। तो यहाँ पर धारा 6 के अधीन कोई दंडनीय अपराध है, लेकिन वहाँ पर क्या है, वो उपहति कारित करने की तैयारी के साथ है। तो ये जो सजा है, ये सजा कितनी हो जाएगी, 5,000 तक का जुर्माना और 3 वर्ष तक की सजा। नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 8, पावर टू अमेंड शेड्यूल। हम पहले शुरू में ही पढ़ चुके हैं, शेड्यूल दी गई है इस एक्ट में एक, द स्टेट गवर्नमेंट में बी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट इंक्लूड इन द शेड्यूल एनी अदर पब्लिक एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच it considers necessary to apply the provisions of this act, and upon the examination in the official gazette in schedule shall be deemed to have been amended accordingly। राज्य सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी, गजेट नोटिफिकेशन, ऐसी किसी भी अन्य सार्वजनिक परीक्षा को अनुसूची में सम्मिलित कर सकती है जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करना आवश्यक समझे और राजपत्र में प्रकाशित होने पर अनुसूचित अनुसार संशोधित की जाएगी। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो चाहे तो किसी और एग्जाम को इंक्लूड कर सकती है सार्वजनिक परीक्षा के तहत। तो ये एक्ट दोस्तों पूरा हो गया है, और कोई भी सजेशन आपका हो इस एक्ट के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत कीजिए, मेहनत करके प्राप्त की गई सफलता का मज़ा अलग ही होता है। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।